जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस 15 मार्च 2022 क्या खास है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपर्ट एवेन्यू फॉर फार्मर्स, ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्फ्लेशन 6% कंसेक्यूटिव महीने में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारे जीएस पेपर 3 मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हेट स्पीच के बारे में हम देखेंगे जो हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ प्रीलिम्स बूस्टर देखेंगे जहां पर प्रीलिम्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी कुछ है समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज आप सबके सामने हाजिर है। यहाँ पर ये जो मैप आपको कलर किया हुआ दिखाई दे रहा है, ये किस कंट्री का मैप है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, इसकी कैपिटल बोलिए, करेंसी बोलिए, बॉर्डरिंग कंट्रीज बोलिए, और भी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। आइए एक्सप्लेन सेक्शन पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट एवेन्यू फॉर फार्मर्स, तो ये वाला आर्टिकल हम डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर अंडर 15 वैक्सीन जो है वो लाई गई है, तो अब इसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। वही बार 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 वैक्सीन जो उसके बारे में कुछ पढ़ के मतलब नहीं, हमने ऑलरेडी वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये टॉपिक यहाँ पर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप अगर डालोगे वैक्सीन हेजिटेंसी पर मयूर मोगरे तो वो टॉपिक आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आते हैं तो जो आइडियाज पेज है, इसमें ग्रेट जियोपॉलिटिकल रिसेट, अगेन देखिए वही यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके संदर्भ में अलग अलग चीज़ें बताई गई है कि भाई यूएसए जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग बनकर उभर रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। वही वही सारी चीज़ें घिसी पिटी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हेट स्पीच जो है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो हेट स्पीच के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक समझ लीजिए ओवरव्यू, हेट स्पीच जो है इस संदर्भ में आर्टिकल देखने को मिल रहा है, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव से हेट स्पीच ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेट स्पीच को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में कवर करेंगे एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देन यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन बीजेपी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में बात की जा रही है, जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा न्यूज़ आर्टिकल, जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, उसी के साथ प्रीलिम्स बूस्टर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो दिला सकते हैं। तो यहाँ पर एम एम अकेडमी ऐप आप अगर जाओगे तो आपको सर्च करना है एम एम मयूर मोगरे एम एम अकेडमी ऐप। उसमें आपको जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज प्रीलिम्स में दोनों पर्सपेक्टिव से मतलब 20 के आसपास कोर्सेज है जो आपको यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी में काम आ सकते हैं। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हमारे पहले आर्टिकल पर आते हैं, एक्सपोर्ट एवेन्यू फॉर फार्मर्स। देखिए ऑलरेडी हमने ये जो चीज़ है ये कवर की हुई है, कल के भी लेक्चर में हमने कवर किया था, उससे पहले भी हमने कवर किया हुआ है कि बम्पर हार्वेस्ट जो है वो इस बार हमें देखने को मिल रहा है। और बम्पर हार्वेस्ट के साथ साथ यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फाइट हो रही है, जो वॉर हो रहा है, उसकी वजह से जो प्राइजेस है, खासकर अगर हम वीट की बात करते हैं तो काफ़ी हाई जा रहे हैं। और वीट के प्राइजेस जब हाई जा रहे हैं, उसी के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस है कार्गो में वो आ रहा है, मतलब सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है, सप्लाई यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट, जो राइस एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर 2021 से हैज़ बीन प्राइमरीली ड्रॉट जो है थाईलैंड में, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो सब्सिडाइज ग्रेन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, एक तो समझ लीजिए जो थाईलैंड है उसका यहाँ पर कमतरता आ गई है ना, वहाँ पर कमतरता आ गई है। दूसरा हमारे पास सब्सिडाइज ग्रेन है जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको बेच सकते हैं। तो ये फायदा हमें यहाँ पर इंडिया में देखने को मिल रहा है। अभी जैसे कि हमने कल देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो प्राइजेस है यूएसए में अगर आप देखोगे तो 275 पर टन ये यहाँ पर प्राइस पहले चलती थी, देन वो अब 525 हो गई है। कनाडा में 478 हो गया है। अगर हम यहाँ पर अर्जेंटीना देखते हैं तो 425 हो गया है। 395 ऑस्ट्रेलिया में हो गया है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास ह्यूज स्टॉक जो है वो रखा हुआ है। हमने देखा था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वहाँ पर ह्यूज स्टॉक जो है वो रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया गया है।
तो इस सिलसिले में हमारी जो भूख है, मतलब डोमेस्टिक जो भूख है, वो मिटाकर भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट अच्छा खासा कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इजिप्ट है, इजिप्ट जो हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीट इंपोर्टर है। मतलब 70% जो व्हीट है वो रशिया और यूक्रेन से मंगाता है। मतलब सोचिए कि यहाँ पर इजिप्ट जो है कितना बड़ा मार्केट हमें यहाँ पर मिल जाएगा अगर हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में इजिप्ट को हमारी व्हीट जो है वो सप्लाई करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर ट्यूनिशिया, मोरक्को, लीबिया, ये भी जो है यहाँ पर कुछ अरब कंट्रीज बोलिए हेवीली व्हीट इंपोर्ट जो है यूक्रेन और रशिया पर डिपेंडेंट है। तो ये भी मार्केट जो हम कैप्चर कर सकते हैं। ये मार्केट अगर हमने कैप्चर कर लिया तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगी, हमारा एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लीबिया जो यहाँ पर ऑयल में काफ़ी रिच है, 75% व्हीट जो है रशिया यूक्रेन से यहाँ पर मंगाता है। मोरक्को सिमिलरली स्ट्रॉन्ग रिलेवेंट है ऑफ सेम सप्लाई सोर्स। तो मतलब समझ रहे हो आप कि यहाँ पर समझ लीजिए अफ्रीकन और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो यहाँ पर मोस्टली डिपेंडेंट है रशिया और यूक्रेन पर व्हीट सप्लाई के लिए। तो अब यहाँ पर जब डिस्रप्शन आ रहा है, यहाँ पर अब ब्लैक सी जो है ये यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ सप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब यहाँ नहीं आ पाएगी, तो मतलब यहाँ पर इंडिया जो है काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर व्हीट को सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम बाजी जो है वो मार सकते हैं अगर अच्छे तरीके से हमने इसको प्लान किया तो। अब कौन कहाँ से, रशिया और यूक्रेन से कौन कौन व्हीट जो है वो बाय कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ट्यूनिशिया हमें देखने को मिलता है, इजिप्ट हमें देखने को मिलता है, नाइजीरिया देखने को मिलता है, टर्की देखने को मिलता है, यमन देखने को मिलता है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर भरमसाठ हमारे पास सोर्स है, भरमसाठ हमारे पास रास्ते हैं और भरमसाठ हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर हम हमारे व्हीट को सप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में सप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हमारे डोमेस्टिक नीड जो है वो यहाँ पर पूरी करके। अब देखिए कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर आते हैं कि हम खुलेआम सीधे खुले सांड की तरह के सप्लाई करना शुरू कर देंगे तो उसमें चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो अपने आप कॉम्पिटिंग यहाँ पर होते जाएंगे अमंग देमसेल्फ। क्या है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि सभी लोग, मतलब मैं भी यहाँ पर एक्सपोर्ट शुरू कर दूंगा वेट का, आप भी एक्सपोर्ट शुरू कर दोगे, सभी शुरू कर देंगे। तो पोर्ट जो रहेगा वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा, वहाँ पर सारे शिप किसके, वीट के शिप कहाँ जा रहे हो भाई साहब, अरे भाई यूरोप जो मतलब यहाँ पर इजिप्ट जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं भाई साहब, मोरक्को जा रहे हैं, कहाँ पर लीबिया जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैसे क्या, वही ये रशिया यूक्रेन बंद हो गया ना, उस वजह से हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, तो सभी यहाँ पर सप्लाई करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह कंजेशन होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएंगे, टाइम ट्रैवल जो है जो 2 से 3 दिन लगते हैं 5 से 7 दिन लगने के। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। एंड देन उसी के साथ फर्टिलाइजर जो उसका अवेलेबिलिटी की रिस्क क्या हो रहा है कि हम जो यहाँ पर फर्टिलाइजर जो है वो तो यहाँ पर मंगा रहे हैं। फर्टिलाइजर जब मंगा रहे हैं तो फर्टिलाइजर का भी सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, फर्टिलाइजर की भी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर्स के जो प्राइजेस है इंक्रीज हो रहे हैं। वो इंक्रीज होंगे तो मतलब लागत अगर इंक्रीज हो रही है तो आउटपुट के प्राइजेस भी यहाँ पर बढ़ेंगे, है ना। समझ लीजिए अगर व्हीट जो है उसको पूरा उगाने में 100 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, तो अपना प्रॉफिट ऐड करके कम से कम 120 रुपये का तो व्हीट यहाँ पर रखेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंसर्न जो है वो ज़्यादा आती है। क्लियर है, अब यहाँ पर पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अगेन अगर ये आर्टिकल आता है, इस पर निर्धारित कोई चीज़ें आती है तो वो हम कवर अप नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ओवर 6% चला गया है। तो डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 8 मंथ्स हाई यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, 6.07% फेब्रुवरी में। जो अपर टॉलरेंस लिमिट है यहाँ पर आरबीआई की 6% की, वो अब यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है। मतलब बेसिकली 4+-2 जो है वो यहाँ पर रखने की बात की जाती है आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन रेट, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में। लेकिन अब ये 6 से ऊपर क्रॉस चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए वो है कि भाई यहाँ पर कंसर्न किसको आ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनको कंसर्न आ रहा है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स करते हैं जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी वो। और इसके मुताबिक यहाँ पर जो टाइम ब्रैकेट सेट किया गया है 4 से लेकर 4+-2 का, मतलब 2 से लेकर 6 के बीच का, ये यहाँ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कोशिश करती है कि ये ब्रैकेट के बीच में ही इन्फ्लेशन रहे, और अगर इसके बाहर जा रहा है मतलब इनकी ये हार है ना। तो इसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी जो उसको स्विच करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं भाई, 6 लोग होते हैं। 6 कौन होते हैं, तो भाई 3 आरबीआई के होते हैं इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर, और 3 जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 2 से लेकर 6% के बीच में रहना चाहिए। मतलब इनका काम क्या है, इनका काम है एक तो इन्फ्लेशन जो है उसको सही तरीके से बरकरार रखना, दूसरा जो ग्रोथ है उसको भी यहाँ पर कैरी ऑन करना, है ना। एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इन्फ्लेशन चल रहा है हाई, ग्रोथ चल रही है कम। ये तो नॉर्मली दोनों अलाइंड रहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन अगर हाई चल रहा है तो ग्रोथ भी हाई चलेगी,
क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड बढ़ती है। डिमांड कब बढ़ती है? लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि लोगों के हाथों में पैसा भी नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। उसके कारण जो है वो कई हैं, कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। रीज़न है, एक तो ऑयल जो उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अपने आप यहाँ पर बेसिकली सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है। मतलब दो तरीकों से इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। एक तो डिमांड जब बढ़ती है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो वो तो ईजी है, लोगों के हाथों में पैसा छीन लो और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दूसरा होता है जब सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है तो भी प्राइसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट वो हमें देखने को मिल रहा है कि ऑयल के प्राइसेस सडनली यहाँ पर राइज हो गए हैं। ऑयल के प्राइसेस राइज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है ना। तो और दूसरा यहाँ पर एडिबल ऑयल जो है उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं सप्लाई डिसरप्शन की वजह से। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पर जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। इसमें जो रेपो रेट है उसको कम ज़्यादा वो करते हैं। रेपो रेट को कम ज़्यादा करने से क्या होता है? देखिए, यहाँ पर ये एक आम इंसान है। ये आम इंसान क्या करता है? अपने पैसे जो है जमा करेगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये से जमा कर दिए बैंक में। अब ये बैंक जो है इस पर भी इंटरेस्ट देगी 3% का, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली बैंक जब इनको वापस पैसे करेगी तो कितने करेगी? 103 रुपये करेगी। तो ये जो 3 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर बैंक ने दिए हैं, ये क्या चैरिटी कर रही है? नहीं, ये बेसिकली इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि इस पर वो मुनाफा कमाएगी। कैसे? तो यहाँ पर समझ लीजिए जो बैंक है, बैंक के पास यहाँ पर 100 रुपये है ना इनके। अब ये 100 रुपये बैंक क्या करेगी? लोन में देगी। किसको? कोई भी अगर लोन मांगने के लिए आया उसको लोन में प्रोवाइड करेगी कि भाई ये लो हमारे 100 रुपये, आपको ये पर्टिकुलर इससे वापस करना है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इससे ज़्यादा चार्ज करेगी, यहाँ पर जो चार्ज कर रही है उससे ज़्यादा चार्ज करेगी। समझ लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज किया। तो जब ये इंसान वापस इनको देगा तो वो कितने देगा? 105 रुपये वापस देगा। और ये बैंक इसको 103 दे देगी, मतलब बैंक को बीच में फ़ायदा कितने का हुआ? 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कामकाज जो है वो बैंक का चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बैंक के पैसे समझ लीजिए खत्म हो गए कि भाई ये भाई साहब ने यहाँ पर 100 रुपये जमा किए हैं, लेकिन ये जो भाई साहब है ये मांगने के लिए आए, अब मुझे चाहिए यहाँ पर 1000 रुपये। तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि जो बैंक होती है आरबीआई से पैसा लेती है ना। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई इनको पैसा देती है, आरबीआई यहाँ पर 900 रुपये देगी, ठीक है। अब आरबीआई जब 900 रुपये दे रही है तो क्या फ्री में दे रही है? नहीं, आरबीआई भी इंटरेस्ट चार्ज करती है कि भाई तुम जब मुझे वापस करोगे, तुम समझ लो 3% या फिर 5% इंटरेस्ट रेट पर तुम मुझे वापस करोगे। तो 5% इंटरेस्ट रेट पर वापस करना है, तो बट ऑब्वियसली कि 900 रुपये जब ये आगे घुमाएंगे, ये जब आगे घुमाएंगे तो ये 5% से ज़्यादा ही उनको रखना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा ना। जैसे यहाँ पर 3% था तो इसने 5% रखा था, यहाँ पर 5% उनको देना है, बैंक को देना है आरबीआई को, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर वो 8% रखेंगे। तो यहाँ पर ब्याज दर बढ़ गए तो ये क्या बोलेगा? भाई जाने दो यार, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। अब जब इसको लोन चाहिए ही नहीं तो ये खरीदेगा कि कुछ नहीं खरीदेगा? खरीदेगा नहीं तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो रेपो रेट, इसी को कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट जो उसको बढ़ा दिया जाता है। रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो अपने आप यहाँ पर इन्फ्लेशन कम आ जाए क्योंकि लोगों के हाथों में कम पैसा जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा देना है, तो भाई रेपो रेट को कम कर दो। रेपो रेट को कम करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए 1% रेपो रेट कर दिया, बैंक जो है अपने ब्याज दर 2% में लोन देगी। ये बोलेगा भाई 2% में लोन मिल रहा है, ले लो फटाफट ले लो। डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से बाकी और डिटेल में अगर आपको ये सारी चीज़ें जानना है तो इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है अपने एमएम अकेडमी ऐप पर वो आप देख सकते हो। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पूरी रमेश सिंह की किताब कवर की गई है, काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल मैनर में कवर किया गया है, मज़ा आ जाएगा आपको। खैर, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये काम करती है। अब पिछले कई दिनों से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहे थे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो यहाँ पर जो रेपो रेट है उसको स्टैग्नेंट रख रही थी, वैसा का वैसा बढ़ा नहीं रही थी। क्यों नहीं बढ़ा रही थी? ग्रोथ ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ग्रोथ का भी तो एक मैटर है ना, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए सोच रहे हैं कि नहीं यार ग्रोथ भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है कि भाई यहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो एट प्रेजेंट स्टैगफ्लेशन जो है काफ़ी बुरी तरीके का हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको बढ़ाने का एक जो हमें आसान नज़र आता है वो है सप्लाई इंक्रीज कर दो, चीज़ों का सप्लाई जो है वो बढ़ा देना पड़ता है। पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस टू बैक बर्नर, ये बेसिकली जो है ये जो हेट स्पीच है उसके बारे में आर्टिकल बात करता है। तो देखिए पिछले इसमें जो इलेक्शंस चल रहे थे उस दौरान कई बार हेट स्पीचेस जो है वो यहाँ पर पॉलिटिशियंस के द्वारा दी गई थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह की हेट स्पीच चल रहे थे। उसके ऊपर जब
कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाया, उसी के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है हेट स्पीच। तो व्हाट इज़ हेट स्पीच? इन जनरल रेफर किया जाता है वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका इंटेंट है हेट्रेड क्रिएट करना, जिनका इंटेंट है नफरत फैलाना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, रिलीजन के लिए, रेस के लिए। ये जो स्पीच है मे और मे नॉट हैव मीनिंग, लेकिन जो वायलेंस है वो यहाँ पर कर देगी। मतलब कोई उसका मतलब वो ना हो, लेकिन वो विद्रोह जो है वो फैलाएगी, जो वायलेंस है वो क्रिएट करेगी, और उसी को हम कहते हैं हेट स्पीच। अब यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आती है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ करता है? हमारे यहाँ जो आर्टिकल 19 है उसमें जो फ्री स्पीच बोली गई है कि आपको जो भी चीज़ आपको व्यक्त करना है आप व्यक्त कर सकते हो, लेकिन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिससे कि दंगे हो जाए, हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं फैला सकते हैं जिससे कि नफरत फैले। तो ये अगर नफरत फैलाई जाती है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर हेट स्पीच। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। अभी देखिए जब हम यहाँ पर रीजंस की बात करते हैं क्यों यहाँ पर हेट स्पीच फैलाई जाती है, पहला है फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी। इंडिविजुअल जो है बिलीव करते हैं कि भाई हम यहाँ पर, हमारा माइंड शार्प है, हम यहाँ पर स्ट्रांग है, हम यहाँ पर पर्टिकुलर उच्च कास्ट के हैं, क्लास के हैं, है ना, दूसरे जो है इन्फेरियर है, तो वो यहाँ पर उनको सेम अधिकार नहीं मिल सकता है। इसकी वजह से हेट स्पीच जो है फैलाई जाती है। दूसरा है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए स्टबर्ननेस रहना। अभी आप देखो कश्मीर फाइल जो है, कश्मीर फाइल्स, ये जब अभी रिलीज हुई है मूवी, तो इसके विरुद्ध में काफ़ी सारे लोग जो है क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब इसको नॉर्मल फिल्म के जैसा फिल्म क्यों नहीं ले सकते हैं, है ना? कई सारी फिल्में हमें देखने को मिली है, कई सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो पर्टिकुलर इतिहास जो है उसके ऊपर बेस्ड है, कई सारे ऐसी फिल्में आई हैं जिससे लोग जो है पर्टिकुलर लोग वो उसे सहमति नहीं रखते हैं, है ना? मतलब पीएम जो मनमोहन सिंह है उन पर भी तो फिल्म आई थी, है ना? लेकिन क्या हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो एक आइडियोलॉजी है वो इस तरीके की चलती है कि नहीं, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो चल रही है ना, तो इसके अगेंस्ट में जो चीज़ें हैं खदेड़ खदेड़ के लेके आओ, खदेड़ खदेड़ के लेके आओ। जितना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अगर कोई पर्टिकुलर कोई लोग है वो अगर ये फिल्म से सहमति नहीं रखते हैं कि नहीं भाई ये जो जिनोसाइड हुए थे वो जिनोसाइड एक्चुअल में नहीं हुए थे, हालांकि जिनोसाइड जो है काफ़ी जगहों पर अभी उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग यूएसए भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी जो रोड आइलैंड है वहाँ पर भी एक्सेप्ट किया गया कि हाँ जिनोसाइड जो है वो हुआ था। इंक्लूडिंग जो इंदिरा गांधी जी है उनका भी पत्र हमें देखने को मिलता है उस समय के दौरान का, जहाँ पर उन्होंने कहा है। अब एक राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसकी एक पर्ची जो है वो घूम रही है जहाँ पर जिनोसाइड इसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा किया गया। देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो एक शायर है उनके द्वारा कही गई कि दो डाइवर्सिफाइड अगर लोग हैं या कम्युनिटी है, उनको अगर साथ में रहना है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो इतिहास रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अगर निगलेक्ट करते रहोगे तो कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे हमेशा। एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो। एक्सेप्ट कर लोगे तो अपने आप दोनों समुदाय के बीच में और गटगट दोस्ती हो जाएगी और ज़्यादा ये हो जाएगी। लेकिन ये जो समुदाय हैं ये करना चाहते हैं, ये दोस्ती रखना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो पर्टिकुलर लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ये होने नहीं देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्रिएट करती है यहाँ पर हेट स्पीचेस, ये क्रिएट करती है हेट स्पीचेस। क्या ज़रूरत है इस तरीके की चीज़ें करने की, है ना? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो फिल्म आई है, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है वो मत देखो, है ना? जिसको बात करनी हो बात करो, जिसको नहीं बात करनी हो बात मत करो। लेकिन इसको इतना बड़ा एक एजेंडा बना देना, ये मतलब ऐसा हो गया कि अब डायरेक्टर के अगेंस्ट में जितना बुरा हम बोल सकते हैं उतना बुरा बोलो, कास्ट के बारे में जितना बुरा हम उनको एक पर्टिकुलर इसके साथ लिंक्ड कर दो। ये जो चीज़ें होती है ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट करती है। तो ये यहाँ पर हेट स्पीच जो है उसका एक उगम जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लीगल पोजीशन इंडिया में, तो अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 153A सेक्शन 153B जो है आईपीसी का, ये यहाँ पर एनमिटी और हेट्रेड अगर दो ग्रुप के बीच में प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए कानून दिया गया है। सेक्शन 295A अगर हम देखते हैं आईपीसी का, तो ये पनिशमेंट जो है डेलिबरेटली अगर कोई आउटरीच क्रिएट कर रहा है, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, तो उसके लिए होता है। सेक्शन 5051 5052 अगर हम देखते हैं तो पब्लिकेशन सर्कुलेशन जो है कंटेंट का ईल विल या हेट्रेड अगर फैला रहे हैं तो उसके लिए हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी सेक्शन 8 है, जहाँ पर जो पर्सन है इलीगल यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर इलीगल यूज कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए उनको ये किया गया है ना। कास्ट लैंग्वेज इसमें अगर समझ लीजिए जो हेट्रेड है वो फैलाने की कोशिश करे तो वहाँ पर भी यहाँ पर ये चीज़ जो है वो लाई गई है, तो ये पर्टिकुलरली लीगल पोजीशन हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रशिया ने यहाँ पर फॉस्फोरस शेल्स का इस्तेमाल किया है डोनबास अटैक में। तो यहाँ पर सीनियर एक यूक्रेन पुलिस ऑफिसर जो उसने अक्यूज किया है रशियन फोर्सेस को कि उन्होंने यहाँ पर फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक जो है वो किया ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ पर लुगांस्क का वहाँ पर। अब देखिए ये क्या है, तो व्हाइट फॉस्फोरस शेल जो है ये प्रोहिबिट किए गए हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में, जहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर ये जो चीज़ है फॉस्फोरस शेल व्हाइट फॉस्फोरस इनको बैन कर दिया गया है इंटरेक्शन लॉस के तहत, है ना। लेकिन ओपन प्लेस में अगर करना है तो वो कर सकते हैं कि भाई जो ट्रूप्स होते हैं उनको एक कवर प्रोवाइड करना है, मतलब एक धुक्का जो है वो डाल देना है अगर सामने वाले की आंखों में। फॉस्फोरस शेल क्या है, ये कलरलेस या येलोइश एक ट्रांसल्यूट वैक्स लाइक सब्सटेंस है, जहाँ पर गार्लिक लाइक इसका ऑर्डर होता है। ये प्रिलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इग्नाइट होता है जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट हो, है ना। फायर जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है इसको पुट आउट करना, और फ्लेश एडर्स टू फ्लेश इंटेंसीफाई द बर्न्स, यहाँ पर हमारे जो बर्न्स है जैसी हमारे चमड़ी को लगता है वैसे बर्न्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड नाजी जो इसको रेफर करते हैं फ्लेमिंग ओनियन, जैसे हमारे आँख में जाता है ना कि भाई आँख में गया ओनियन तो बहुत जलने लगती है, उसी तरीके से हमारे शरीर को ये जो है टच होता है तो बहुत बुरी तरीके का बर्निंग जो है वो होने लगती है। कन्वेंशन ऑन सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स अगर हम देखते हैं तो कन्वेंशन जो है सर्टन कन्वेंशनल वेपन CCW फ्रीक्वेंटली रेफर किया जाता है कन्वेंशन ऑन इनह्यूमन वेपन्स, जो ह्यूमंस के लिए बहुत हानिकारक है। कन्वेंशन जो है साइन किया गया था भाई 50 कंट्रीज के द्वारा, इफेक्टिव हुआ था 1983 से। और कन्वेंशन जो है ये है कि भाई जो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ वेपन्स है जो यहाँ पर बहुत बुरे हैं, जो नीडलेस है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनसे सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनको रोकने के लिए, मतलब जो सिविलियंस है उनको ज़्यादा हैम्पर हो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो लाया जाता है, उसके लिए ये जो कन्वेंशन है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसमें प्रोटोकॉल्स 3 टाइप के प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रोटोकॉल 1 है, प्रोटोकॉल 2 है, प्रोटोकॉल 3 है। प्रोटोकॉल 1 में नॉन डिटेक्टेबल फ्रैगमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रोटोकॉल 2 में प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन यूज ऑफ माइंस बॉबी ट्रैप्स अदर डिवाइसेस। प्रोटोकॉल 3 में रिस्ट्रिक्शन यूज ऑफ इंटेंसरी वेपन्स। तो ये सभी प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कभी कभार प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सेक्शन 144। अब सेक्शन 144 के बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, बाकी जो डिटेल्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेक्शन 144 अगर हम देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड किया जाता है असेंबलीज जो उसको रोकने के लिए। जैसे अगर हम कोविड का टाइम देखते हैं तो कोविड के टाइम पर सेक्शन 144 जो है कई बार इस्तेमाल किया गया था, है ना। 5 या उससे ज़्यादा लोग जो है वो नहीं रहना चाहिए, कम्युनिकेशन इंटरनेट इसको भी कई बार रोक दिया जाता है। तो सेक्शन 144 कई बार लागू होता है। अभी बेंगलुरु जो है ना, वो हिजाब का जो रूल चल रहा है उस सिलसिले में अभी डिसीजन की वजह से सेक्शन 144 लागू किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने के लिए, और 2 महीनों से ज़्यादा जो है डेट ऑफ ऑर्डर से इसको लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई बार इसको एक्सटेंशन मिलते रहता है, या फिर हटा दिया अगेन यहाँ पर लगा दिया, है ना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो मैंने आपसे कंट्री के बारे में मैप बेस्ट एक्सरसाइज पूछी थी वो है जर्मनी आप देख सकते हो, उसके आसपास चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, है ना, बेल्जियम, तो ये नेदरलैंड, ये मतलब ये जो कंट्रीज़ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रांस भी देखने को मिलता है, पोलैंड भी देखने को मिलता है, डेनमार्क देखने को मिलता है। तो ये जो कंट्रीज़ है ये हमें इसके अराउंड देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ नॉर्थ सी जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये मैप आपको बहुत अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए जर्मनी का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। और उसी के साथ साथ जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसकी वजह से यूरोप जो है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है आज तक काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, लेकिन अब पूरा यूरोप ही काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। तो यूरोप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आप डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप या फिर विजिट कीजिए theacademy.in ये वेबसाइट। इस वेबसाइट से भी आप वेरियस कोर्सेज जो है वो बाय कर सकते हो, जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो
असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।